एग्जाम्पल नंबर 9 पे इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए बेटा, ये एक डिटर्मिनेंट है। इसमें कैलकुलेट करते वक्त आपने लास्ट क्लास में सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, तो जब लास्ट क्लास में सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं तो उनका यूज करेंगे और उनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक प्रॉपर्टी थी जो हमको ये कन्वीनियंस देती थी। मैं ऐसा करना चाहता हूं, R3 में मैं 6 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं और फिर जो कुछ आएगा उसे हम R1 में माइनस करना चाहते हैं। देखिए R1 चेंजेस टू R1 माइनस 6R3 कर सकते हैं हम। देखो ऐसा करने से क्या मिलेगा बेटा आपको, R1 को ही चेंज करेंगे ना तो इसमें चेंज आएगा, R2 और R3 में कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए R3 में 6 से मल्टीप्लाई करो और जो आए R1 में माइनस कर दो। तो R3 का पहला डिजिट क्या है, 17 नंबर है। इसको 6 से गुणा करोगे कितना आएगा, 102। फिर उस 102 को 102 में माइनस कर देंगे 0। फिर इसमें 6 से मल्टीप्लाई करिए, 18 को इस 18 में माइनस कर देंगे 0। इसको 6 से मल्टीप्लाई करिए, 36 को इस 36 में माइनस कर देंगे 0। 1 3 4 17 3 6। ये डिटर्मिनेंट हमारी ऐसी आ गई। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखिए ये डेल्टा इज इक्वल टू R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। R1 का पहला एलिमेंट क्या है, 0। प्लस रहेगा कि माइनस, प्लस। अंदर क्या लिखा जाएगा, ये दोनों ओर से ढक लो, ये लिखा जाएगा 3 4 3 6। फिर अगला 0 आएगा लेकिन नेगेटिव। फिर ये 0 दोनों तरफ से ढक दिया जाएगा, 1 4 17 6 1 4 17 6। नेक्स्ट क्या आएगा, 0 1 3 17 3 1 3 17 3। बेटा आप इसको कैलकुलेट कर भी लोगे अगर तो इससे मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा। इस तरह से डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। एक चीज को आप और थोड़ा सा याद कर लो, अगर किसी सारणिक का कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक कॉलम अगर 0 हो जाएगा तो उस सारणिक का मान कितना होगा, उस सारणिक का मान सॉल्व करने से कितना आएगा, 0 ही आएगा। ये चीज भी आप दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अच्छा, ये हमने एग्जाम्पल नंबर 9 लगाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 करके देखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल 10 पे एक जो डिटर्मिनेंट हमको दिया गया है वो डिटर्मिनेंट है ABC A + 2x B + 2y C + 2z। इसके बाद ये x y और ये z इज इक्वल टू 0। ये हमको शो करना है कि इसका मान किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो हम इसको अभी नहीं लिखते हैं, वो आना होगा तो खुद आ जाएगा अपना। ये हमने लिखा। आप डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी याद करें बेटा, जिसमें आपको ये बताया गया था कि अगर किसी सारणिक की कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ दो अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त किया गया हो तो उसे हम दो अलग अलग सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आप देखो सारणिक की ये वाली जो पंक्ति है ये दो दो अवयवों के योगफल के रूप में लिखी है, तो हम इसको दो अलग अलग सारणिकों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, जरा देखें। पहला जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, AX BBY CCZ। ये पहला डिटर्मिनेंट बन गया। प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट बनेगा A2X X B2Y Y C2Z Z। ठीक है। अब एक चीज देखें आप यहां पर, इस सारणिक में R1 और R2 दोनों आइडेंटिकल हैं बिल्कुल। और ये एक प्रॉपर्टी आपको याद है कि अगर किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां
या कोई दो स्तंभ आपस में आइडेंटिकल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे, तो सरणिक का मान कितना होगा? तो इसकी तो दो पंक्तियां बराबर हो गई, R1 इज इक्वल टू R2, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0। इसकी वैल्यू हमने कर दी 0। प्लस आपने एक रूल और पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी, कि हम चाहें तो किसी सरणिक की किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ से हम कोई नंबर कॉमन ले सकते हैं। याद आया आपको? तो मैं इस रो से R2 से मैं 2 कॉमन लेना चाहता हूं, तो R2 से अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या रह जाएगा? A B C X Y Z X Y Z। ये प्रॉपर्टी तो याद आ गई ना आपको, कॉमन लेने वाली? अच्छा, अब 0 + 2 इंटू इस वाली को देखो जरा, इसको आप देखेंगे तो इसकी भी दो रोज आपस में आइडेंटिकल हो गई हैं, एक R2 और दूसरी R3। अगर इसकी दो रोज आपस में आइडेंटिकल हो गई तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0। और इस तरह से डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 10। इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 को सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल 11 देखते हैं। एग्जाम्पल 11 पे है, डेल्टा इज इक्वल टू ये a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी, फिर यहां पर 2a, 3a प्लस 2b, और ये 4a प्लस 3b प्लस 2c, यहां पर है 3a, ये 6a प्लस 3b, ये है 10a प्लस 6b प्लस 3c, और इसको आपको सॉल्व करके लाना है, a क्यूब के इक्वल इसको सॉल्व करके आपको लाना है। समझ आ रही कुछ बात आपको? तो ऐसा इसमें कुछ आपको करना है कि इसे आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके किसके इक्वल ला के दिखाना है? a क्यूब। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। हम अपनी ये डिटर्मिनेंट नोट कर लेते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट में यहीं से कुछ एक्शन करना स्टार्ट करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा छोटे नंबर बन जाएंगे उतना बेनिफिट आपको रहेगा। कैसे बना सकते हैं थोड़ा ध्यान से देखिए। एक काम कर सकते हैं बेटा हम लोग, देखना, इसका डबल करके इसमें अगर माइनस कर दें तो यहां एक 0 मिल जाएगा, फिर इसका ट्रिपल करके इसमें माइनस कर दें तो यहां भी एक 0 मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा। तो यही एक्शन हम इस पे कर लेते हैं। हम एक काम करेंगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1, और R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1। हमारे इस एक्शन से कौन प्रभावित होगा? R2, और इस एक्शन से R3। सेम नंबर तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कल भी हमने बोला था कि एक्शन आप एक बार में दो दो कर लीजिए, लेकिन याद रहे पहले एक्शन से जो नंबर्स इफेक्ट हुए उनमें दूसरों का इफेक्ट मत पड़े। तो हम ये कर सकते हैं, कर दीजिए, देखिएगा ध्यान से। R1 पर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो R1 हम ऐसे ही नोट कर देते हैं। अब ध्यान से R1 को डबल करो, R2 में माइनस करो। R1 का पहला एलिमेंट a को डबल करो, फिर उसे 2a में माइनस करो, 0। इसको डबल करो, 2a प्लस 2b, उसको 3a प्लस 2b में माइनस करो, a बचेगा। इसको डबल करो, 2a 2b 2c, उससे इसमें माइनस करो, 4a में 2a माइनस करोगे तो 2a, 3b में 2b माइनस करोगे तो b, 2c में 2c माइनस कर देंगे तो 0। अब सेकेंड रो हमने बना ली। अगली के लिए इसका 3 गुना करके इसमें माइनस करो, इसको 3 गुना करो, क्या आएगा? 3a, उसको 3a में माइनस कर दो, 0। इसका 3 गुना करो जरा, 3a प्लस 3b, उसको इसमें माइनस करो, 6a में 3a चले गए, 3a और 3b में गए तो 0। ऐसा इसमें आओ, इसका 3 गुना करो, फिर इसमें माइनस करो, 10a में 3a माइनस हुए, 7a, 6b में 3b माइनस हुए, 3c में 3c माइनस हो गए, 0।
अब आप ध्यान से देखें, आपको एक लाइन में 2 जीरो मिल रहे हैं। अगर आपको एक लाइन में 2 जीरो मिल रहे हैं तो आप चाहें तो यहीं से इसको एक्सपेंड कर दें। आप क्या कर सकते हैं, यहीं से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक काम और कर सकते हैं आप, और छोटे नंबर बन जाएंगे। R2 को ट्रिपल करो, R3 में माइनस करो, एक जीरो यहां भी आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कर लो, जितने कम नंबर होंगे आपके डिटरमिनेंट में कैलकुलेशन उतना इजी रहेगा। आप चाहें तो एक लाइन में 2 जीरो मिल गए, इसके सापेक्ष एक्सपेंड भी कर सकते हैं। कर लेते हैं हम। R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R2, ठीक है बेटा। तो इससे कौन प्रभावित होगा, R3। R1 और R2 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो उनको आप सेम वैसा ही लिख दो, a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी। R2 भी सेम वैसा ही लिख दो आप, 2a प्लस बी। अब इसका ट्रिपल करो, जीरो में माइनस करो, जीरो। इसका 3 गुना करो, 3a, फिर 3a में माइनस कर दो, जीरो। इसका 3 गुना करो, 6a प्लस 3b, फिर इसमें माइनस करो, 7a में 6a गए a, और 3b में 3b चले गए, जीरो। ठीक है, बस आप कुछ मत करो, आप C1 के सापेक्ष प्रसार कर दो। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जिस लाइन में ज्यादा जीरो मिले उसी के सापेक्ष प्रसार करो। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो डेल्टा इज इक्वल टू, C1 का पहला एलिमेंट क्या है, a, और इसका साइन कैसा होगा, प्लस a। हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं। अब आप दोनों तरफ से रो, ये जिस रो में और जिस कॉलम में a पड़ता है, इसका रो भी छोड़ दो, इसका कॉलम भी छोड़ दो, रो भी छोड़ दो, कॉलम भी छोड़ दो। क्या मिला देखो, आपको दिखा, आपको a 2a प्लस बी, a 2a प्लस बी, 0a, और आगे के 2 एलिमेंट इस कॉलम के कैसे हैं, 0। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 2 एलिमेंट आगे के 0 हैं तो फिर हम क्यों लें उनको। हम लेंगे भी तो भी उनको 0 होना है, हम नहीं लेंगे तो भी उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप मत लीजिए, छोड़ दीजिए उन्हें। कैलकुलेट करिए, डेल्टा इज इक्वल टू, ये a बाहर है, इसको कैलकुलेशन का तरीका क्या है, पहले लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर माइनस 0 को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 0। इस तरह से डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, a क्यूब। और यही हमको सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था। अब बताएं, ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई, आ गई समझ में। तो जितने ज्यादा से ज्यादा जीरो आप बना लेंगे, आगे एक्सपेंड करना उतना इजी हो जाएगा। देखिए, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन नोट करें, इसके बाद हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 को सॉल्व करने। टोटल 16 एग्जाम्पल्स हैं, तो आप जल्दी से इसे नोट करिए। 12 नंबर ये मैंने आपके सामने नोट कर रखा है, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। फिलहाल उन्होंने बोला प्रसरण किए बिना सिद्ध करिए कि इसका मान 0 के बराबर होगा, यानी कि आपको एक्सपेंड करना नहीं है। विदाउट एक्सपेंडिंग दिस डिटर्मिनेंट यू विल हैव टू प्रूव दैट इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0। ओके, तो हम इसको कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं इसमें एक काम करना चाहता हूं, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। R1 को हम इस तरह बदलना चाहते हैं कि R1 में R2 को ऐड करना चाहते हैं। देखो क्या होगा, इसमें अगर इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें जब इसको ऐड करोगे तो y प्लस जेड प्लस एक्स। आप y प्लस जेड प्लस एक्स लिखो या x प्लस वाई प्लस जेड लिखो, बात तो एक ही है ना। फिर इसमें इसको ऐड करोगे तो z प्लस एक्स प्लस वाई या x प्लस वाई प्लस जेड। R2 और R3 तो चेंज नहीं होंगे, तो ये z x y, फिर थर्ड रो 1 1 1 ऐसी। अब हम इसमें एक काम कर सकते हैं, R1 को आप देखिए सारे एलिमेंट्स सेम है बिल्कुल है, तो हम R1 से x प्लस वाई प्लस जेड को क्या कर लेते हैं,
कॉमन ले लेते हैं। R1 से x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन करने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, डेल्टा इज इक्वल टू, कॉमन जब लेंगे आप तो यहां बाहर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, अंदर में क्या बचेगा यहां देखो 1 1 1, यहां z x y, यहां 1 1 1। अब आप देख सकते हैं बेटा इस डिटर्मिनेंट का R1 और R3 दोनों बराबर हो चुके हैं। तो क्योंकि R1 इज इक्वल टू R2, देयरफॉर सॉरी R3, R1 R3 के इक्वल हो चुका है। R1 में भी 1 1 1, R3 भी 1 1 1। इसलिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई यहां पर, जब किसी सारणिक के कोई दो पंक्तियां अथवा कोई दो स्तंभ आपस में बराबर हो जाएं तो सारणिक का मान कैसा हो जाएगा 0। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हम इसको x प्लस वाई प्लस जेड ये लिखा मल्टीप्लाइड बाई ये डिटर्मिनेंट और इसका मान हो गया 0। इस तरह से डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो देखिए हमने प्रसार भी नहीं किया, एक्सपेंड भी नहीं किया और इसकी वैल्यू को कितना प्रूव करके दिखा दिया 0। नहीं समझ आया। इस तरह से 13th नंबर एग्जाम्पल आपके सामने है जिसमें एक डिटर्मिनेंट है 1ABC 1BCA 1CAB। इसको सॉल्व करना है और हमारी कोशिश हमेशा की तरह ये कि ज्यादा से ज्यादा अगर एक लाइन में 0 मिल जाए फिर उसी लाइन के रिस्पेक्ट में हम उसको एक्सपेंड कर देंगे। और आज यहां पर हम काम कर सकते हैं कैसे, हम एक काम करेंगे R1 में R2 माइनस कर दो, R2 में R3 माइनस कर दो तो 2 0 यहां आपको एक लाइन में मिल जाएंगे, या आप R2 में R1 माइनस कर दो और R3 में R2 माइनस कर दो, जैसे आपकी मर्जी वो कर दो। तो हम करते हैं R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 और साथ में R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, हम ऐसा कर देते हैं। तो ऐसा करने से कौन कौन सी रो इफेक्ट आएगी, उसमें R1 इफेक्ट होगी, R2 इफेक्ट होगी, R3 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 1CAB R3 हमने सेम लिख दिया। R1 में क्या लिखा जाएगा, R1 में R2 माइनस करके लिखो, R1 में R2 को माइनस करके लिखो, 1 में 1 माइनस करो 0, A में B माइनस करो A माइनस B, BC में CA माइनस करो। तो जब आप BC माइनस CA करोगे तो C कॉमन ले लेंगे, क्या रह जाएगा अंदर B माइनस A रह जाएगा अंदर। नहीं समझ में बात आई आपको? अच्छा, और ये C ये तो लिखा रहेगा ना बाहर। अच्छा, अब R2 में R3 माइनस करो, R2 में R3 माइनस करो तो ये क्या हो गया 0। B में C माइनस करो, B माइनस C, CA माइनस AB करोगे, A कॉमन C माइनस B अंदर, A कॉमन C माइनस B अंदर। अब आप एक काम और कर सकते हो, देखो फर्स्ट रो से A माइनस B, सेकेंड रो से B माइनस C हम कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट रो से हमने कॉमन कर लिया A माइनस B और सेकेंड रो से हमने क्या कॉमन कर लिया B माइनस C। अब ध्यान से देखना, इससे जब A माइनस B कॉमन लिया तो इस पूरी रो में A माइनस B से भाग दोगे, A माइनस B से 0 को डिवाइड करोगे 0, A माइनस B से इसको डिवाइड करोगे 1, A माइनस B से इसको डिवाइड करोगे। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे A माइनस B से तो यहां से हम माइनस कॉमन कर लेंगे, ये आ जाएगा CA माइनस B, माइनस कॉमन कर लिया ना, और ये A माइनस B है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस C बच जाएगा। समझ आया? इसके बाद R2 से B माइनस C कॉमन ले रहे हैं तो 0, यहां 1, ये माइनस A, और इससे तो हमने कुछ करा नहीं तो इसको आप ऐसा ही लिखा रहने दो। कुछ बात समझ में आ गई आपको? आप चाहें तो एक 0 और बना सकते हैं यहां इसको माइनस करके। तो हम एक काम कर देते हैं कि R2 में R1 माइनस कर देते हैं, R2 चेंजेस टू
R2 माइनस R1, A माइनस B, B माइनस C, जो यहां लिखा है वो लिखते रहना होगा आपको। अब R2 बदलेगा, R1 में कोई बदलाव नहीं, माइनस C, R2 में R1 माइनस करो तो 0 में 0 माइनस करो 0, 1 में 1 माइनस करो 0, माइनस A में माइनस C माइनस करो, माइनस A में माइनस करो माइनस C, तो क्या बनेगा माइनस A प्लस C, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं C माइनस A, और 1C AB, ये आ गया यहां निकल के। अब इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये कैलकुलेशन हमने किया था। आप ऐसे अलग रफ में कैलकुलेशन करके और लिख सकते हैं, गलत नहीं लिखिएगा। अब बस अब इससे ज्यादा मत ले जाओ इसको, C1 के सापेक्ष, C1 में 2 जीरो मिल गए आपको, तो C1 के सापेक्ष प्रसार कर दो बस इसका। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर आप चाहें तो यहीं से प्रसार कर देते तो भी आंसर आ जाता, क्योंकि पहले भी तो एक लाइन में 2 जीरो मिल गए थे आपको। तो आपको अगर मर्जी हो कि हम यहीं से एक्सपेंड कर देंगे तो आप यही कर देते, आंसर वही आएगा। एक स्टेप हमारे बढ़ा देने से आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक जीरो के लालच में हमने एक स्टेप और बढ़ा दी, एक जीरो हमको और मिल गया। ठीक है, अब हम C1 के सापेक्ष प्रसार करे दे रहे हैं, देखो तो डेल्टा इज इक्वल टू बाहर A माइनस B, B माइनस C, ओ हम चाहते तो बेटा इसे C माइनस से कॉमन भी कर सकते थे, देखो अब मत करो, अब लिख दिया है, समझ रहे हैं ना आप चाहते तो R2 से क्या कर सकते थे, C माइनस ए कॉमन ले सकते थे हम, वो C माइनस ए भी बाहर आ जाता और फिर हम प्रसार कर देते। चलिए अब लिख दिया है, अब कर ही देते हैं प्रसार। हम C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे कि शुरुआत के 2 एलिमेंट तो जीरो ही हैं, इनको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब लास्ट का एलिमेंट आया 1, तो ये प्लस के साथ लिखा जाएगा कि माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये +1 आ गया। अब डिटर्मिनेंट बनाया, 1 जिस रो और जिस कॉलम में है दोनों छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, 1 माइनस C 0 C माइनस A, 1 माइनस C 0 C माइनस A, बाकी लिखना ही नहीं है कुछ आपको, सॉल्व कर दीजिए तो A माइनस B, B माइनस C, +1 को मल्टीप्लाई करा दो, यही तो बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो C माइनस A, माइनस क्या हो जाएगा 0, मत लिखो। और इस तरह से हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, ये वैल्यू आ गई A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A। देखो आप एक स्टेप कम करते तो भी आंसर आ जाता, इसके बाद एक स्टेप और बढ़ा देते, कैसे, C माइनस A कॉमन लेने में, तो भी वही आंसर आता। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा जब तक आप जीरो बनाओ, जब तक आपसे बने जीरो बनाओ, और जब आपको लगे हम नहीं बना पाएंगे प्रसार कर दो। समझ आ रहे हैं आपको, ये सबसे बढ़िया तरीका है। आपको अगर जीरो नहीं बन पा रहा है, आप ज्यादा देर तक सोचोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा उतना, और एग्जामिनेशन में इतना ज्यादा वक्त आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए। इसके बाद हम लोग 14 और 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि, और एक ये डिटर्मिनेंट दी गई है B प्लस C A A, B C प्लस A B, C C A प्लस B, इस तरीके की एक डिटर्मिनेंट हमको दी गई है, और आपको इसमें प्रूव करके दिखाना है 4ABC, इसकी वैल्यू लानी है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें भी तो जीरो बनाने हैं हमको, अगर ज्यादा से ज्यादा जीरो बन जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अगर मैं C1 में C2 माइनस कर दूं तो एक जीरो यहां बन जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें इसको माइनस कर दे तो एक जीरो यहां भी बन जाएगा, दोनों में एक ही जीरो बन पाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। हम एक काम करते हैं कि C1 में से C2 को माइनस कर देते हैं, C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2,
ओके, तो पहले ये कर लो, इसमें इसको माइनस करो तो ये क्या बन जाएगा, b प्लस सी माइनस ए। इसमें इसको माइनस करोगे तो ये बन जाएगा b माइनस सी माइनस ए, और c में c को माइनस करोगे तो 0। ये a c प्लस ए सी ए बी ए प्लस बी, ठीक है। यहीं पर हम लोग कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। एक काम और, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3, तो C2 को भी चेंज कर लेते हैं हम यहां से। C2 में C3 को माइनस कर देंगे, इसमें इसको माइनस कर देंगे, 1 0 ये आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो C प्लस ए माइनस बी, इसको माइनस करेंगे तो C माइनस ए माइनस बी, और C3 हमारा सेम वैसा ही बना रहेगा, ठीक है। C प्लस ए माइनस बी और C माइनस ए माइनस बी, ठीक है। ऐसा कर लेने के बाद और कुछ कर सकते हैं क्या? मत कुछ करिए, ज्यादा जब ना समझ में आए आप प्रसार कर दो। आप चाहे जिसके सापेक्ष प्रसार करिए, R1 के सापेक्ष कर देते हैं, ठीक है। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, देखो R1 के सापेक्ष अगर प्रसार करेंगे तो R1 का सबसे पहला एलिमेंट ये है, यही हमें लेना पड़ेगा। तो B प्लस सी माइनस ए, और ये कैसा लेना है, प्लस में कि माइनस में, प्लस। ये डिटर्मिनेंट बनाओ, इसकी रो और इसका कॉलम दोनों आप ढक लो। क्या बचेगा, ये बचेंगे C प्लस ए माइनस बी बी, C माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी। अगला एलिमेंट कैसा है इसका, 0, तो उसको मत लीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो प्लस माइनस फिर प्लस आ जाएगा ए। अब ए वाली रो और कॉलम दोनों कवर कर लो ऐसे। अब क्या बचा, बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए, और यहां पर आएगा सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी, ये 0, और ये आया सी माइनस ए माइनस बी। बाकी ये एलिमेंट 0 ही हो चुका है, इसको अब आप कैलकुलेट कर दीजिए। तो b प्लस सी माइनस ए, इसको सॉल्व करोगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो c को a से करोगे तो क्या आएगा, CA, c को b से करोगे तो BC, a को a से करेंगे तो a स्क्वेयर, a को b से कर देंगे तो AB, माइनस b को a से करोगे तो माइनस AB, और माइनस b को प्लस b से करोगे तो माइनस b स्क्वेयर प्लस a। अब इसको पहले इससे नहीं, सॉरी, अभी तो हमने केवल इसका मल्टीप्लाई किया। अब माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और बाहर माइनस है, सारे निशान चेंज होते जाएंगे। b को c से करेंगे माइनस BC, b को माइनस AB से करेंगे तो ये प्लस AB, b को माइनस b से करेंगे तो ये प्लस b स्क्वायर। वैसे तो माइनस b स्क्वायर आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ के बाद माइनस लगेगा वो प्लस कर देगा सबको। प्लस हमने a लिखा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो b को c से किया BC, b को माइनस a से किया तो माइनस AB, b को माइनस b से किया माइनस b स्क्वेयर, माइनस c को c से किया तो माइनस c स्क्वेयर, माइनस c को माइनस a से किया प्लस AC, माइनस c को माइनस b से किया प्लस BC। अब माइनस a को c से करेंगे माइनस CA, माइनस a को माइनस a से करेंगे प्लस a स्क्वायर, माइनस a को माइनस b से करो प्लस AB। अब देखो क्या कोई नंबर कैंसिल होना चाहता है क्या, प्लस AB से माइनस AB कैंसिल हो गया, माइनस b स्क्वायर से प्लस b स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस BC से माइनस BC कैंसिल हो गया, और तो कुछ हो नहीं रहा।
यहां देखो माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल हो गया, वो नहीं कैंसिल होगा। ए सी से ये सी ए कैंसिल हो जाएगा। बस मुझे लगता है इतनी चीज कैंसिल हो पाएंगी। अब और आगे आते हैं, अंदर क्या बचा पहले वो लिखो। इसमें बचा सी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। बाहर है बी प्लस सी माइनस ए, और अंदर में है सी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। प्लस लगाया हमने, ए लिखा। यहां अंदर जो बचेगा बी सी और बी सी, ये कर सकते हैं 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। b को करोगे यहाँ गुणा तो क्या होगा, ए बी सी। बी का ए स्क्वायर से करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर बी, बी का ए बी से करेंगे तो प्लस ए बी स्क्वायर, प्लस सी का सी ए से करोगे सी स्क्वायर ए, सी का इससे करोगे तो प्लस सी ए स्क्वायर, और सी का ए बी से करोगे ए बी सी, माइनस ए को सी ए से करोगे माइनस सी ए स्क्वायर, माइनस ए को ए स्क्वायर से करेंगे माइनस ए क्यूब, माइनस ए को प्लस ए बी से करेंगे माइनस ए स्क्वायर बी। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2abc माइनस ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए और प्लस ए क्यूब। अब माइनस ए क्यूब से प्लस ए क्यूब कैंसिल, ए स्क्वायर बी पॉजिटिव ए स्क्वायर बी निगेटिव, ए बी स्क्वायर पॉजिटिव ए बी स्क्वायर निगेटिव, सी स्क्वायर ए पॉजिटिव सी स्क्वायर ए निगेटिव, सी ए स्क्वायर निगेटिव सी ए स्क्वायर पॉजिटिव, ए बी सी और 2abc मिलके इन्होंने बना लिया 4abc, और यही हमें लाना भी था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आया? ये कौन सा क्वेश्चन कर लिया हमने, 14 नंबर ये हमने कर लिया। इसके बाद हमने 15 नंबर करना है। आप इसे नोट करें, फिर हम 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा दिया गया है कि यदि एक्स वाई जेड विभिन्न हो और डेल्टा इज इक्वल टू, ये एक डिटर्मिनेंट दी गई है, तो बोला तो दर्शाइए कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। आपको शो करना है 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, ये आपको शो करना है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है कि इस तरीके का इसका अगर डिटरमिनेंट का मान 0 है तो 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ठीक है, हम अपने डिटरमिनेंट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये हम ले लेते हैं एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहां पर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब और ये 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 0। यहां से हमने अपना सॉल्यूशन स्टार्ट किया। आप ध्यान से देखो, इस सरणी का ये एक कॉलम ऐसा है जो दो दो अवयवों के योग से बना है, तो हम चाहें तो इसको दो सरणिकों में डिवाइड कर सकते हैं। दो सरणिकों में आप स्प्लिट करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्स वाई जेड, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसमें आएगा 1 1 1, फिर प्लस करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इसमें लिखेंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं हम लोग यहां से कि हम पहली रो से x, दूसरी रो से y
और तीसरी वाली रो से z कॉमन ले सकते हैं। तो कर लीजिए, यहां पर क्या आएगा 1 1 1। तो ठीक है, एक काम करिए आप, देखो ध्यान से, इसमें कॉलम्स को इंटरचेंज करिए और इसमें x y और z कॉमन लीजिए। इसमें कॉलम्स को इंटरचेंज करना चाहते हैं हम, तो C1 को C3 से इंटरचेंज करना चाहते हैं। C1 इंटरचेंज्ड विथ C2 और उसमें कॉमन ले लेंगे, क्या बनेगा C3 से करना चाहते हैं, सॉरी। बताइए इसका क्या होगा, C1 की जगह C3 आ जाएगा और C3 की जगह C1 चला जाएगा। तो 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x y z। अब बताइए, हमने C1 C3 इंटरचेंज किए, क्या करना पड़ेगा, कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी कि नहीं, कुछ नहीं। अरे प्रॉपर्टी में आपको याद नहीं आया, एक माइनस निशान लगाना पड़ता है अगर आप कोई दो कॉलम या कोई दो रोज आपस में इंटरचेंज करते हैं। अगर आप रो को कॉलम में चेंज करेंगे या कॉलम को रो में चेंज कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो इंटरचेंज करनी पड़ेगी तो आप एक नेगेटिव साइन आगे लगाते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी में था, मैं आपको बता सकता हूं। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमने बताया था कि यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियां या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। याद आया आपको? तो वही हमने यूज किया, C1 और C3 इंटरचेंज किए और नेगेटिव साइन आगे लगा दिया। इसमें क्या करना है, इसमें पहली रो से x, दूसरी रो से y, तीसरी रो से z कॉमन करना है। तो x y z कॉमन होके आ जाएंगे। फर्स्ट रो से x आएगा, सेकंड रो से y आएगा, थर्ड रो से z आएगा। यहां बचेगा क्या 1 x x स्क्वायर, 1 y y स्क्वायर, 1 z z स्क्वायर। अब बताइए इतने में कोई प्रॉब्लम है? और इज इक्वल टू क्या है 0, वो तो रहेगा ही। इसमें हम एक चेंज और करना चाहते हैं, C2 और C3 को इंटरचेंज करना चाहते हैं हम। देखो पहली वाली डिटर्मिनेंट में C2 इंटरचेंज्ड विथ C3, यानी कि C2 की जगह C3 और C3 की जगह C2 लेना चाहते हैं। एक माइनस फिर आएगा तो ये माइनस कैसा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और अब डिटर्मिनेंट बन कैसा जाएगा, इसको तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये 1 1 1 रहेगा। C2 की जगह C3 लिख दो और C3 की जगह C2 लिख दो। तो ये x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस x y z और अंदर में 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको नहीं लगता कि ये दो टर्म है, एक पद ये एक पद ये, इन दोनों से हम कुछ कॉमन कर सकते हैं? देखो पूरा डिटर्मिनेंट कॉमन आ रहा है बेटा, देखो ना, सेम डिटर्मिनेंट ये आपको मिल रहा है, पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट कॉमन हो रहा है। अगर पूरा डिटर्मिनेंट कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या फिर? इसमें क्या बचेगा 1, इसमें क्या बचेगा x y z और पूरा डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन गई आपकी, ये इक्वेशन बन गई तो आपको याद होगा जैसे अगर कभी ऐसा आता था x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो आप क्या करते थे, आप लेते हैं या तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0 या x माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसमें भी तो ऐसा कर सकते हैं। दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा है, 0 के इक्वल, और दो नंबरों का गुणनफल
तभी जीरो हो सकता है जब उनमें से कम एक नंबर तो अवश्य जीरो होना चाहिए, तभी दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन जीरो के बराबर हो सकता है। अगर इन दोनों नंबरों में से कोई भी जीरो नहीं है तो कभी भी आप गुणनफल जीरो नहीं कर सकते। तो अगर किन्हीं भी दो नंबरों का गुणनफल जीरो के बराबर है, देन यू शुड अंडरस्टैंड कि उन दो नंबरों में से किसी न किसी एक नंबर का मान कैसा होना ही चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसलिए हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 या 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 0। और आपके क्वेश्चन में यही वैसे प्रूव करने के लिए बोल रहे थे कि इसको 0 के बराबर लेना है, इसको 0 के बराबर ले लिया। देखो हमने, कुछ बात समझ में आई? आप चाहें तो अपने कंफर्मेशन के लिए ये चेक करके देख सकते हैं कि क्या इसकी वैल्यू 0, देखो अगर ये 0 आएगा या तो ये 0 आएगा, यही तो हुआ। हम इस अपने कंफर्मेशन के लिए ये देख सकते हैं कि ये 0 होगा या नहीं होगा। तो चेक कर लो इसको, इसकी वैल्यू निकाल करके देख लेते हैं। इसकी वैल्यू निकाल के आप देखेंगे तो मैं इसकी वैल्यू यहां निकाल के दिखाता हूं आपको। डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा तो ये दिया गया था, इसको हम कुछ और मान लेते हैं, ए मान लेते हैं 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। वैसे ऐसे ही क्वेश्चन हमने लगता है सॉल्व किया था क्या? अभी नहीं किया गया है, चलिए कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं और चेक कर लो कि ये 0 है या नहीं है। तो कैसे करेंगे आप? इसमें हम एक काम कर देते हैं, R1 माइनस R2 करेंगे, R1 में लिख देंगे और R2 माइनस R3 करेंगे तो R2 में लिख देंगे। आप ध्यान से देखिए, R1 में R2 चेंज करें 0, x में y माइनस करें x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर माइनस करें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। समझ में आया? ऐसे ही इसमें इसको माइनस करो 0, इसमें इसको माइनस करो y माइनस जेड, इसमें इसको जब माइनस करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। R3 सेम वैसा ही बनी रहेगी। अब देखो फर्स्ट रो से हम x माइनस वाई और सेकेंड रो से y माइनस जेड हम कॉमन कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन आ गए। अगर x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन हो गए तो अब अंदर में क्या बचेगा ये देख लो, 0 1 x प्लस वाई, 0 1 x प्लस वाई, 0 1 y प्लस जेड, 0 1 y प्लस जेड, 1 z जेड स्क्वायर, 1 जेड और ये जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, इसमें इसको माइनस कर सकते हैं, R2 में R3 एक 0 और मिल जाएगा, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। डिटर्मिनेंट A विल बी x माइनस वाई, y माइनस जेड, 0 1 x प्लस वाई। R2 में R3 माइनस R2 में R1 माइनस करेंगे, 0 में 0 माइनस किया 0, 1 में 1 माइनस किया 0, y प्लस जेड में x प्लस वाई माइनस करेंगे तो ये आपको मिलेगा z माइनस x, ये 1 z जेड स्क्वायर। अब आप चाहो C1 के सापेक्ष प्रसार कर दो, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू x माइनस वाई, y माइनस जेड, और C1 में शुरुआत के दो एलिमेंट तो 0 ही है तो उनको तो हमें लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, प्लस माइनस प्लस, तीसरा एलिमेंट आया वो भी प्लस के साथ में। हमने ऐसा डिटर्मिनेंट बनाया, दोनों तरफ से हम इस 1 को कवर कर लेंगे,
ये मिलेगा 1 x प्लस वाई 0 z माइनस एक्स। तो ये आ गया x माइनस वाई y माइनस जेड, और इसमें बेटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे z माइनस एक्स। बाकी जब माइनस करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इतनी। मतलब देखो हमने यहां पर क्या डिसाइड किया था? हमने यहां पर डिसाइड ये किया था कि या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। हमने इसकी वैल्यू निकाल के देखी और हमने पाया कि ये 0 नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर ये 0 नहीं है तो फिर पक्का किसको 0 होना पड़ेगा। इसलिए इट इज श्योर दैट 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, क्योंकि दो नंबरों का गुणनफल अगर 0 आ रहा है तो उन दो में से किसी एक नंबर को 0 होना चाहिए। हमने इसको चेक करके देखा तो ये 0 है नहीं, इसलिए जरूर यही 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर हो गया। नहीं समझ में आई बात आपको? क्यों भाई, आया समझ में? तो ये कौन सा नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया? एग्जाम्पल नंबर 15। इसके बाद हमें एग्जाम्पल नंबर 16 भी करना है, वो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है? तो एग्जाम्पल 16 करेंगे और एक्सरसाइज 4.2 भी सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास पे। तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी करेंगे, अगली क्लास पे करेंगे फिर। थैंक यू।